नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज 24वां लेक्चर है। यदि आपने पिछले 23 लेक्चर की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन लेक्चर की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं, जो हैं पहली संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी अनुमानित आयु है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से वयस्क होने तक की होती है। तो चलिए इनको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली संवेदी पेशीय अवस्था, जिसकी अवधि है 0 से 2 वर्ष। संवेदी पेशीय अवस्था शैशवाकालीन अवस्था है जो जन्म के साथ ही प्रारंभ होकर 2 वर्ष की आयु तक रहती है। जन्म के पश्चात शिशु की कुछ सहज क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं की एक क्रिया प्रणाली होती है। यह उन सहज क्रियाओं से प्रारंभ होकर वातावरण में आने वाली नई चीज़ों के साथ जटिल क्रियाओं की ओर बढ़ती है। यानी कि सबसे पहले कुछ सहज क्रियाएं होती हैं और फिर वातावरण के साथ जब उनके क्रियाएं होने लगती हैं तो और भी जटिल क्रियाओं की ओर बढ़ने लग जाती हैं। दैनिक जीवन में हम सभी के समक्ष प्रतिदिन कुछ नई परिस्थितियाँ आती रहती हैं। जन्म के पश्चात बालक के लिए नई परिस्थितियों की आवृत्ति कुछ अधिक ही हो जाती है, क्योंकि वातावरण के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं अभी भी कम हुई रहती हैं। अतः बालक का मस्तिष्क वातावरण में कई नई स्थितियों का सामना करता है और इस परस्पर क्रिया के साथ बालक का संज्ञानात्मक विकास शैशवावस्था में होने लगता है। शैशवावस्था के बारे में हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस अवस्था में प्रारंभ में वस्तु स्थायित्व नहीं रहता है। इस अवस्था में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड की स्थिति रहती है, अर्थात जिस वस्तु को बालक देख नहीं पाता है या जिस वस्तु को बालक के सामने से हटा लिया जाता है वह वस्तु उसके लिए अस्तित्व नहीं रखती है। शिशु प्रत्यक्ष में जिन वस्तु को देख पाता है उन्हीं के प्रति अपने व्यवहार का प्रदर्शन कर पाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक शिशु को कोई खिलौना दिखाया जाता है तो वह उस खिलौने के लिए चेष्टा करता है, परंतु वह खिलौना छिपा दिया जाए तो शिशु की उसके खिलौने के प्रति या उस चेष्टा उस खिलौने के लिए नहीं होती है, क्योंकि वह खिलौना अब उसके लिए अस्तित्व नहीं रखता है। यानी कि जैसे कोई बच्चा है, उसके सामने कुछ जैसे ध्वनि निकालने वाले कुछ खिलौने दे दें अभी के टाइम पर, और उस खिलौने को वो बजा रहा है, थोड़ी देर बाद हम उससे वो खिलौना ले लें और उसके पास कोई और खिलौना दे दें। मान के चल लेते हैं कि कार दे दी हमने उसके पास, कोई छोटी कार दे दी खेलने के लिए, तो वह उस कार से खेलने लगेगा। अब उसको ये भी नहीं ध्यान रहेगा कि उसके पास कोई पहले ध्वनि निकालने वाला खिलौना भी था या उसके लिए कोई किसी प्रकार की चेष्टा नहीं दिखाएगा। इस अवस्था में शिशु का सीमा इस रूप में विकसित नहीं होता है कि वह प्रत्यक्षीकरण क्षेत्र के बाहर की वस्तुओं के प्रति अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करे, परंतु संवेदी पेशीय अवस्था के उत्तरार्ध में बालक में वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है। यानी कि जब ये संवेदी पेशीय अवस्था के बाद में उसमें वस्तु स्थायित्व का विकास हो जाता है और वह प्रत्यक्षीकरण सीमा के बाहर के वस्तुओं के लिए भी चेष्टा करता है। जैसे कि यदि 1.5 साल के बच्चे का कोई खिलौना यदि छिपा दिया जाए तो वह बालक उस खिलौने के लिए चेष्टा करता है, रोता है। यानी कि बच्चे के पास कुछ खिलौने हैं, उनमें से एक कार उसकी फेवरेट है, उसके साथ वो हमेशा खेलता है, प्रतिदिन खेलता है, और यदि किसी दिन वो खिलौना हम छुपा दें तो वो उसके लिए चेष्टा करेगा, उसके लिए रोएगा कि उसकी वो वाली कार कहाँ गई है, या इस प्रकार का कुछ उस पर प्रतिक्रिया देगा अपनी कि उस कार को लेके आओ, या किसी अन्य प्रकार से वो उसको बताएगा कि या रोके या किसी तरीके से। इस अवस्था के प्रारंभिक समय में शिशु में कार्य कारण संबंध, स्थान, समय, व्यवहार आदि संप्रत्ययों का अभाव होता है। उदाहरण के लिए, शिशु दिन रात या सुबह शाम का संप्रत्यय नहीं समझ पाता, यानी इन कंसेप्ट को वो समझ ही नहीं पाता है कि कभी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन है या रात है। इन प्रकार के उसके लिए समय एक समान होता है उस समय तक, यानी कि वो इन कंसेप्ट को नहीं जानता है, उसमें भेद नहीं कर पाता है। परंतु अवस्था के बढ़ने के साथ ही यह सभी संप्रत्यय उसमें विकसित होने लगते हैं। यानी कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती रहती है तो वो इन चीज़ों को जानने लग जाता है। यानी कि दिन रात वाला कॉन्सेप्ट या सुबह शाम वाला कॉन्सेप्ट उसमें जागृत होने लगता है और यह उसके व्यवहार से परिलक्षित होते हैं, यानी कि इस व्यवहार को जानने लग जाते हैं। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी अवधि है 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, जिनमें पहली है पूर्व संप्रत्यात्मक विचार, जो 2 से 4 वर्ष तक चलती है। दूसरा, अंतः प्रज्ञात्मक विचार अवस्था, जिसका काल होता है 4 से 7 वर्ष तक, यानी कि समय अवधि होती है 4 से 7 वर्ष तक की। इनमें पहली अवस्था
पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है, यानी कि बाल्यावस्था में आने से पूर्व की, और दूसरी अवस्था बाल्यावस्था से संबंधित है, यानी कि जो दूसरी वाली है अंतःप्रज्ञात्मक विचार, ये बाल्यावस्था से संबंधित है। संवेदी पेशी अवस्था का अंत होते होते बालक कई सारे क्रियाशील पद्धतियों का प्रयोग करने लगता है। जब तक यह सभी पद्धतियाँ शारीरिक क्रियाओं के साथ जुड़ी होती हैं तब तक बालक उनसे वह अतीत को दोहरे, सूचनाओं को खोजने और योजनाओं को काम में नहीं ले पाता, यानी कि इन सब चीज़ों को काम में नहीं ले पाता है इन सब चीज़ों को। इसके लिए बच्चों को उन क्रियाओं की आवश्यकता होती है जो शारीरिक के स्थान पर मानसिक रूप से निष्पादित और आरक्षित की जाती है, यानी कि शारीरिक के स्थान पर मानसिक रूप से निष्पादित और आरक्षित की जाती है कि दिमाग से वो कार्य लेता है, शारीरिक वाली चीज़ों पे वो कम उस पर ध्यान रहता है। और इसे पियाजे ने संक्रिया का नाम दिया है, यानी कि ये जो सभी कार्य हुआ है अभी, इन सभी को पियाजे ने संक्रिया का नाम दिया है। इन सभी एक्टिविटीज़ को संक्रिया का नाम दिया गया है। संवेदीय पेशीय अवस्था के बाद की इस अवस्था को इसलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है क्योंकि बच्चे इस अवस्था में विभिन्न मानसिक क्रियाओं में प्रवीणता अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुई होती है, बल्कि निपुणता प्राप्त करने की स्थिति में अग्रसर होते हैं, यानी कि उनमें अभी निपुणता नहीं है किसी विभिन्न विशेष कार्य को लेकर, लेकिन अभी निपुणता प्राप्त करने की स्थिति में अग्रसर है। इसमें पहली अवस्था जो हमने जानी थी, यहाँ पर 2 अवस्थाएं थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसके बारे में हम जानते हैं विस्तार में, जिसकी अवधि है 2 से 4 वर्ष। यह वह अवस्था है जिसमें बालक खेल कक्षाओं या किंडरगार्टन कक्षाओं में जाना शुरू कर देता है। इस विशेष अवस्था में बालक के अंदर भाषा का विकास होने लगता है। हालांकि इसकी शुरुआत इससे पहले की अवस्था में ही हो जाती है, यानी कि इससे पहले ही उसमें भाषा का विकास होने लग जाता है, लेकिन इससे पहले में वो इस अवस्था के पूर्व तक वो बालक कुछ शब्दों को ही बोल पाता है, यानी कि जैसे वो शैशवावस्था में होता है तो यहाँ पर कुछ ही शब्दों को बोल पाता है, जैसे पानी के लिए कुछ विशेष शब्द या खाने के लिए कुछ विशेष शब्दों का उपयोग करता है, या बिना व्याकरण वाले, हम अगर आसानी से समझा जाए तो बिना व्याकरण वाली भाषा का वह यहाँ पर प्रयोग करता है। भाषा का विकास होने के परिणाम स्वरूप बाह्य वातावरण में आने वाली वस्तुएं बालक के मस्तिष्क में प्रतीकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं, यानी कि जो जितनी भी भाषाओं का उपयोग हो रहा है वो उनको किसी न किसी वस्तु से रिलेट करने लग जाता है। इस अवस्था की विशेषताओं में यह है कि बालक विशिष्ट सामान्य संप्रत्ययों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है, यानी कि उन सब चीज़ों का कंसेप्ट को नहीं समझ पाता है, यानी उनमें नहीं देख पाता उन चीज़ों को। इस अवस्था की विशेषता यह है कि इसमें बालक के अंदर संरक्षण की संकल्पना विकसित नहीं हुई होती है। संरक्षण का आशय है कि यदि वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए और इसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया ना जाए तो इसकी मात्रा या संख्या में अंतर नहीं आता है, यानी कि अभी हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। इस अवस्था के बच्चे के सामने यदि 2 बराबर आकार के ग्लास में समान मात्रा में कोई द्रव हो, यह ग्लास को द्रव को किसी संकरे बर्तन में उड़ेल दिया जाए, यानी कि बच्चे के सामने हमने 2 ग्लास में पानी ले लिया, समान आकार के ग्लास है और समान ही उनमें पानी डाल दिया है, और एक ग्लास के पानी को हम किसी संकरे ग्लास में डाल देते हैं, यानी कि कोई उन गिलासों से पतला कोई ग्लास है और लेकिन तो वो थोड़ा लंबा है और उसमें डाल दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि उस पतले ग्लास में वो पानी थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक दिखेगा। तो बच्चे में यह संरक्षण का विकास नहीं हो पाता है कि जो संकरे बर्तन में भी पानी है वो भी उसी ग्लास के पानी के बराबर होता है, यानी कि और बच्चे से हम पूछा जाएगा तो बच्चा ज़्यादा पानी, अगर हम बच्चे से पूछे कि दोनों में से किस बर्तन में ज़्यादा पानी है, तो वो इस चीज़ को बोलेगा कि जो संकरा बर्तन है या जो संकरा ग्लास है जिसमें पानी ऊपर तक दिखाई दे रहा है वो उस चीज़ को बोलेगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ की बात हो रही है। यदि बालक को हम समझाया जाए कि अ इक्वल्स टू ब होता है, यानी कि अ ब के बराबर है, तो वो यह नहीं समझ पाते कि ब भी अ के बराबर होगा। ये एक एग्जाम्पल है, यानी कि ए इक्वल्स टू बी बता दिया है तो वो यह नहीं समझ पाएगा कि बी इक्वल्स टू भी ए ही होगा। यहाँ पर उदाहरण जो हमने अभी समझाया था कि यहाँ फर्स्ट में यहाँ पर 2 बराबर आकार के ग्लास हैं और उनमें दोनों में बराबर ही पानी है, और यहाँ पर एक ग्लास का पानी एक छोटे ट्यूब में डाल दिया जा रहा है, और बच्चे से अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से किस में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा इस वाले ग्लास को बोल रहा है, ये जो थोड़ा पतला या संकरा ग्लास या संकरा बर्तन है इसमें ज़्यादा पानी को बताएगा। दूसरा है अंतः प्रज्ञात्मक विचार अवस्था, जिसकी अवस्था का अवधि है 4 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक प्रारंभिक वर्षों में होता है। इस अवस्था में बालक पूर्व संप्राप्त्यात्मक विचार अवस्था से अंतःप्रज्ञात्मक विचार अवस्था में आ जाता है, यानी कि पहली वाली से दूसरी वाली में आ जाता है। इस अवस्था में बालक में वह तर्क क्षमता उत्पन्न हो जाती है जो संरक्षण से संबंधित है। संरक्षण से संबंधित यानी कि जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में जाना था कि ये वाला, ठीक है।
संरक्षण से संबंधित है। अब बालक समझने लगता है कि यदि दो समान ग्लास हैं और एक ग्लास के द्रव को किसी संकरे बर्तन में उड़ेल दिया जा रहा है तो द्रव की मात्रा उतनी ही रहेगी। यानी कि उसमें अब ये कंसेप्ट उसमें आ गया है, या इस वाले कंसेप्ट को समझ पा रहा है कि दोनों में द्रव समान ही मात्रा में था, अब छोटे में डाल दे तो द्रव तो उतना ही रहेगा। तो ये वाली उसमें तर्क क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में संरक्षण के साथ ही घटनाओं की तारतम्यता समझने लगता है, पर अभी भी बालक के निष्कर्ष तर्क पर आधारित न होकर अंतःप्रज्ञा पर आधारित होते हैं। इस अवस्था में बालक के अंदर अहम केंद्रितता तथा जीवत्वारोपितता की प्रमुखता होती है। इन दोनों शब्दों का मतलब अभी हम जानते हैं। बालक किसी भी चीज़ को अपने दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है, यानी कि यह अहम केंद्रित है, यानी कि खुद के केंद्र पर जाने की कोशिश करता है। वह यह नहीं मानता कि किसी अन्य का कोई और भी दृष्टिकोण हो सकता है जिसे वह सही समझता है, उसे अन्य या पूरी दुनिया वैसा ही समझती है। यानी कि उसका मानना यह होता है कि जैसे हमने अभी एक गिलास का उदाहरण माना था कि एक गिलास में समान मात्रा में पानी है, दोनों समान प्रकार के गिलास हैं, एक छोटी चीज़ में डाल दिया जाए तो द्रव की मात्रा उतनी हो रही थी। तो ये उसका दृष्टिकोण था। अब वो यह मानेगा कि पूरी दुनिया का ही दृष्टिकोण ऐसा ही होगा, वो यह नहीं मानेगा कि किसी और का अन्य दृष्टिकोण भी हो सकता है। तो यही आत्मकेंद्रितता है, जो बाद के में या जब बच्चा बड़ा हो जाता है या किसी अन्य समूह के साथ उसकी क्रियाएं बढ़ने लग जाती हैं, किसी अन्य समूह के साथ वो और चीज़ों की जानकारी लेने लगता है, तो उसमें यह अहम केंद्रितता वाली जो क्वालिटी है वो कम होने लग जाती है। और जीवत्वारोपितता में बालक मानता है कि हर गति करती वस्तु में जीवन होता है, यानी कि कोई भी वस्तु जो गति कर रही है उसमें जीवन उपस्थित है, जैसे कि सूर्य, चांद, कार, बस, बाइक का और बाकी चीज़ें जिनमें भी गति है वो उन सब में जीवन होता है। यही है जीवत्वारोपितता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट एक बार पूरी चेक कर लीजिए। हमने इसमें शुरू से लेकर आखिरी तक अभी तक सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।